Hello students, good morning to all of you. Students, now we will discuss about next topic ki distributions of employment in rural areas and urban areas. ये rural employment and urban employment कि rural employment कितनी है, urban employment क्या है, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास दो पाई चार्ट गिवन है। क्या गिवन है? दो पाई चार्ट गिवन है। इन पाई चार्ट्स के अंदर एक पाई चार्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, दूसरा है अर्बन एम्प्लॉयमेंट का, जहां पर प्राइमरी सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा स्पेस है वो किसका है? प्राइमरी सेक्टर्स का है। फिर उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर्स और टर्सरी सेक्टर। तीन सेक्टर है, तीनों सेक्टर्स के अंदर इन डिफरेंट एरिया, इन रूरल एरिया एंड अर्बन एरियाज की जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट कितनी कितनी है। देखो इन रूरल एरिया अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया की, रूरल एरिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है? ये कह रहे 64.1% ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। जो 64.1% की जो वर्कफोर्स है किसमें? रूरल एरियाज में, वो मेनली एंगेज्ड किससे है? प्राइमरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर्स का मीन्स है एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग एक्सेट्रा। इन सब से क्या है? वो लोग ज्यादा से ज्यादा एंगेज्ड हैं। सेकंड कह रहा है कि 20.4, देखो सेकेंडरी सेक्टर्स कौन सा? 20.4% ऑफ रूरल वर्कर का 20.4% आर वर्किंग इन सेकेंडरी सेक्टर। जो कहाँ काम कर रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शंस एंड अदर डिविजन्स। ये सारे किसके अंदर आते हैं? सेकेंडरी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। एंड लास्ट इज टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर्स, जिसमें है ओनली रूरल एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट है वो केवल कितनी है? 15.5%। कितनी है? 15.5% populations engaged with tertiary sectors in rural areas। हम ये कहें रूरल वर्कर्स कितने एंगेज हैं? 15.5% रूरल वर्कर ही क्या हैं? एंगेज हैं। वो ज्यादा से ज्यादा सर्विस सेक्टर्स में नहीं है। इट मीन्स यहाँ से क्या शो हो रहा है कि मोस्ट ऑफ रूरल पर्संस आर एंगेज्ड विद प्राइमरी सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ज्यादा से ज्यादा जो रूरल पर्संस हैं वो एंगेज्ड किस में है? प्राइमरी सेक्टर्स में एंगेज्ड हैं। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में देखो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर्स। कौन सा? प्राइमरी सेक्टर्स। अर्बन एरियाज के अंदर ओनली 6.7% पॉपुलेशन एंगेज विद प्राइमरी सेक्टर। सबसे कम, लीस्ट शेयर है किसका? प्राइमरी सेक्टर का। क्यों? सो एक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया। क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या नहीं है? ये सोर्स अवेलेबल ही नहीं है। देखो यहाँ एम्प्लॉयमेंट कम क्यों है? क्योंकि अर्बन एरिया में अवेलेबल क्या नहीं है? यहाँ सोर्स अवेलेबल नहीं है। अगर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी कम से कम है, क्योंकि ना तो एग्रीकल्चर वर्क किया जाता है अर्बन एरिया में, ना क्वेरिंग का वर्क किया जाता है, ना माइनिंग का वर्क किया जाता है। एग्रीकल्चर वहां पर सबसे ज्यादा क्या है? इंडस्ट्रीज है और क्या है? टर्सरी सेक्टर्स हैं। कह रहे द सेकेंडरी सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट इज अबाउट 35%। जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहा है? ओनली 35%। मतलब कि जो वर्क फोर्स है अर्बन एरिया की, वो 30.35% पॉपुलेशन ही क्या है? वहां एंगेज्ड है। फिर उसके बाद लास्ट, पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन सर्विस सेक्टर। अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किसके साथ एंगेज्ड हैं? वो एंगेज्ड हैं अर्बन एरियाज के अंदर टर्सरी सेक्टर से, सर्विस सेक्टर से वो लोग जुड़े हुए हैं। तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया। तो इससे क्या, इससे अगर कंक्लूजन पूछा जाए तो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन रूरल एरिया या रूरल वर्कफोर्स engaged with agriculture activity and most of urban workforce engaged with tertiary sectors। वहां पर रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में रूरल वर्कफोर्स ज्यादा है, और अर्बन एरियाज के अंदर अर्बन वर्कफोर्स टर्सरी सेक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेज्ड है। अब है नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्टर। इन डिफरेंट सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर्स।
तो अब इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर, मेल और फीमेल का डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में क्या है। तो कह द शेयर्स ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर इज शोन विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर बार डायग्राम। किसके थ्रू बताया जा रहा है, ये बार डायग्राम्स के थ्रू बताया जा रहा है। depicted in the following figures, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सी सेक्टर्स। देखो मेल वर्कर एंड फीमेल क्या नजर आ रहा है, मोस्ट ऑफ फीमेल एंगेज विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा जो फीमेल है वो किसके साथ एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ एंगेज्ड है, ठीक है। और सबसे कम किसके साथ फीमेल एंगेज्ड है, टर्सरी सेक्टर्स के साथ। और टर्सरी सेक्टर्स और मेल है, मेल किसके साथ एंगेज्ड है, टर्सरी सेक्टर्स के साथ एंगेज्ड है। अब नेक्स्ट है मेल एम्प्लॉयमेंट एंड फीमेल एम्प्लॉयमेंट। मेल एम्प्लॉयमेंट 43.6% ऑफ मेल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन प्राइमरी सेक्टर्स। मेल पर्सन है, जो मेल है वो प्राइमरी सेक्टर के साथ 43.6% पर्सन एंगेज है। 25.9% ऑफ मेल वर्कर आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर्स, वो किसके साथ एंगेज्ड हैं, सेकेंडरी सेक्टर के साथ एंगेज्ड हैं। And service sector provide employment to 30.5% of male worker। मेल वर्कर को सर्विस सेक्टर कितनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, 30.5% की एम्प्लॉयमेंट वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट हो गया फीमेल एम्प्लॉयमेंट। फीमेल में वुमेन वर्कर कंसंट्रेशन इज आल्सो वेरी हाई इन द प्राइमरी सेक्टर। फीमेल है, फीमेल का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस में है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। 62.8%, कितनी फीमेल है, 62.8% ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स, फीमेल वर्कफोर्स का 62.8% है। इज अंगेज्ड, जो कि क्या है, अंगेज्ड है इन प्राइमरी सेक्टर, whereas only 43.6% ऑफ मेल वर्क, और केवल 43.6% ही मेल वर्क है। तो इट मीन्स कि ज्यादा प्रोपोर्शन किसका है, यहाँ फीमेल का है। इट हैपन, ऐसा हुआ इसलिए बिकॉज मैन गेट अपॉर्चुनिटीज इन बोथ सेकेंड एंड सर्विस सेक्टर्स, क्योंकि मैन को उनको क्या मिल जाती है, मेल पर्सन्स को इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर्स दोनों में ही क्या ढूंढते हैं, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको, इसलिए वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कम से कम एंगेज होते हैं। बट फीमेल है, फीमेल को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती बिकॉज ड्यू टू इलिटरेसी। कारण क्या है, इलिटरेसी, जेंडर बायस। हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी भी क्या है, जेंडर बायस है। अब है ओनली 20% ऑफ फीमेल वर्कफोर्स आर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर्स। 20% फीमेल वर्कफोर्स है वो किसके साथ एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी सेक्टर्स के साथ एम्प्लॉयड है। द सर्विस सेक्टर गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू 17.2% ऑफ फीमेल वर्कर। जो सर्विस सेक्टर है वो कितनी वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, 17.2% ऑफ फीमेल वर्कर। अब है नेक्स्ट हमारा ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ और चेंजिंग जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, ये कह रहा है 50 ईयर ऑफ प्लान डेवलपमेंट हैव ऑलवेज एम, हमेशा उसका क्या एम रहा है, एट एक्सपेंशन ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या करना, बढ़ाना, थ्रू किसके थ्रू, इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, कि नेशनल प्रोडक्ट भी बढ़ना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट ये बढ़ेगा, उसको बढ़ाने से हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमी की एक्सपेंड करना, इकोनॉमी को इंक्रीज करना है। तो कह रहे ड्यूरिंग 1950 टू 2010, 50 से 2010 के बीच की बात करें तो जीडीपी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो जीडीपी थी, ग्रो पॉजिटिवली एंड वाज हायर देन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, जो हमेशा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ से कैसे रही ज्यादा। इट मींस कि जितना एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं हुआ, जितनी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी है, उससे कहीं ज्यादा हमारी जीडीपी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, उससे कहीं ज्यादा हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज फ्लक्चुएशंस इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी की ग्रोथ में हमेशा क्या बनी रही है, फ्लक्चुएशंस बनी रही है, उतार चढ़ाव आते रहे हैं। बट एम्प्लॉयमेंट ग्रो एट द रेट और एंड मोर देन 2%, और एम्प्लॉयमेंट लेकिन हमेशा बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट में उतार चढ़ाव नहीं, एम्प्लॉयमेंट को ये मेजर किया है कि वो कॉन्टिन्यूस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। देयर आर ऑलवेज, नेक्स्ट है हाउएवर
इन द लेट 1990, अगर हम लेट 1990 की बात करें, इट मीन्स 1990 से लेकर 2000 तक की हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है उसने क्या स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, डिक्लाइन होना स्टार्ट कर दिया। हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है अब वो इंक्रीज नहीं हो रही एंड रीच्ड द लेवल ऑफ ग्रोथ, और जो हमारा ग्रोथ का जो लेवल है वो पहुंच गया है, दैट इंडिया इज द अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की जो अर्ली स्टेज में थी, तो उनका जो वहां तक उस लेवल है जो ग्रोथ के, इंडिया का जो ग्रोथ है वो क्या हो चुकी है, वहां तक पहुंच गई है, बट उस रेट से हमारी जो इम्प्लॉयमेंट है वो कॉन्टिन्यूस क्या होने लग गई है, वो डिक्लाइन होने लग गई है। अब उसके डिक्लाइन होने से क्या हुआ, देखो वो डिक्लाइन होने लग गई, ये कह रही है कि ड्यूरिंग द ईयर द गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी की ग्रोथ है उसके बीच का जो गैप है, गैप बिटवीन जीडीपी ग्रोथ, ग्रोथ के जो जीडीपी की ग्रोथ है उसके बीच का जो गैप है, एंड एम्प्लॉयमेंट वाज वाइडनिंग, जो बढ़ रहा है। एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, जीडीपी कॉन्टिन्यूअस अब इंक्रीज होती जा रही है और एम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट में चेंज होती जा रही है। अब लोग, बहुत ज्यादा लोग कैसे अनएम्प्लॉयड हैं। द ट्रेंड इज टर्म्स एज जॉबलेस ग्रोथ। ये जो ट्रेंड है वो ट्रेंड किस वजह से आया है, जॉबलेस ग्रोथ। इट मीन्स कि ग्रोथ तो हमने की है, ग्रोथ हुई है, बट वो ग्रोथ कैसी है, जॉबलेस। इट मीन्स कि विदाउट प्रोवाइडिंग एनी जॉब, विदाउट प्रोवाइड एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमने क्या कर ली है, ग्रोथ कर ली। अब ये ग्रोथ कैसे हुई है, फर्स्ट हम मीनिंग जानते हैं किसका, जॉबलेस ग्रोथ का। तो अगर जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू द सिचुएशन, ये वो सिचुएशन होती है व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स, जहां इकोनॉमी एबल हो जाती है ज्यादा से ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने में एंड सर्विसेज विदाउट अ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब ये कहोगे मैडम बिना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी किए हमने गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन कैसे कर लिया, बिकॉज नाउ आवर डिपेंडेंसी, वी आर डिपेंड ऑन मशीनरीज। हम किसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं, मशीनरी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। कंप्लीट जो वर्क है वो किसके थ्रू किया जा रहा है, मशीनरी के थ्रू काम किया जा रहा है। पहले जो भी वर्क हैंडमेड जो प्रोडक्ट होता था, हम उसके ऊपर बिलीव जो हमारा हट गया है, हम हर प्रोडक्ट को कैसा चाहते हैं, मशीन मेड चाहते हैं। तो जो हमारा काम, सारा काम कौन करने लग गई है, मशीनरी काम करने लग गई है। इसलिए जहां पर जरूरत कितने बंदों की होती थी, 10% की जरूरत थी, तो 10% के काम को एक मशीन ने ले लिया है, तो अब क्या हुआ, 10% क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो हमारी जो जीडीपी है वो तो बढ़ी है, गुड सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट क्या नहीं हो पा रहा, कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पा रही है। क्लियर हो गया। इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में हम बात करें, इट इज अ सिचुएशन, ये वो सिचुएशन है when there is an overall accelerations in the growth rate of GDP and the economy without corresponding expansions in employment opportunity। अब हमारी वर्ल्ड के अंदर भी सिचुएशन भी आ चुकी है, हम दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, डेवलप हो गई, ग्रोथ कर गई, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो इंक्रीज नहीं कर पाई। क्लियर हो गया। आपने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारे वर्कर होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्कर टू टाइप्स के थे, कौन कौन से, एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक था हायर। हायर वर्कर के अंदर टू वर्कर थे, रेगुलर और कैजुअल, रेगुलर और कैजुअल। आज हम बात करते हैं किसकी, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की। अब ये कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है क्या, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब है कि दोज पर्सन्स हु डू नॉट गेट सोशल बेनिफिट्स, जो क्या नहीं लेते, कोई भी सोशल बेनिफिट नहीं लेते, उनको नहीं मिलता, नॉट प्रोवाइड एनी सोशल बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटीज, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, उसे हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स, पिछले 3 दशकों से, कब से, 1972 से और 2012 तक की हम बात करें, there has been a considerable shift of self-employed and regular salaried employed to casual wage work। कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे या रेगुलर थे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, कैजुअल के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। मतलब कि सेल्फ एम्प्लॉयड से, रेगुलर वर्कर से कहाँ शिफ्ट हो जाना, कैजुअल वर्कफोर्स में शिफ्ट हो जाना, इट इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसको कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोला जाता है।
तो यहाँ पर एक टेबल गिवन है जो स्टेटस है सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर, सैलरी एम्प्लॉयड एंड लास्ट है कैजुअल। डाटा है 1972 से 73 के, 1999 से 2000 एंड 2011 से 12 के डाटा हैं। सबसे पहले है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखें तो यहाँ पर इट कंटिन्यूज टू बी अ मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बट इट्स शेयर्स डिक्लाइन 61.4। देखो 72 और 73 में कितने लोग अंग्रेज थे, खुद के काम कितने लोग करते थे 61.4, और आज केवल कितने हैं 52%। तो मतलब डिक्लाइन हो गई ये रेट, ये रेशियो क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। मतलब लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ, कैजुअलाइजेशन के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा है रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज। पहले रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज कितने थे 15.4, जो कि क्या हुए हैं थोड़ा सा इंक्रीज, मार्जिनल, हम बात करते हैं कौन सा, मार्जिनल इंक्रीज, थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, कितना 18%। कैजुअल पहले 23.2 थे, कितने थे 23, और अब 11-12 में इंक्रीज होकर कितने हो गए हैं 30%, और शायद आने वाले टाइम में और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब है नेक्स्ट हमारा इनफॉर्मलाइजेशंस ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इनफॉर्मलाइजेशंस क्या है, तो सिंस इंडिपेंडेंस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग, जो इंडियन प्लानिंग थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, कि लोगों के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को क्या करना, रेज करना, बढ़ाना, ऑफ द पीपल्स, लोगों का, बाय प्रोवाइडिंग जॉब एंड जॉब सिक्योरिटी, जॉब प्रोवाइड करवाकर और उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाकर। It has been stressed that industrialization would be surplus worker from agriculture to industry with better standards living। तो ये माना गया कि जितने भी सरप्लस वर्कर कहाँ है, एग्रीकल्चर में है, उस सरप्लस वर्कर को ऑब्जर्व कौन कर लेगी, इंडस्ट्री ऑब्जर्व करेगी। तो इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, ओपन किया जाए। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके साथ जैसे ही सेकंड 5 ईयर प्लान बना उसमें मेन एम क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत सारी जो वर्कफोर्स कैसी थी, सरप्लस वर्कफोर्स थी, तो उसको कहाँ ऑब्जॉर्व करना था, वहां उसको कहाँ शिफ्ट करना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में शिफ्ट करना था, जिससे उनका स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। हाउएवर इवन आफ्टर 55 ईयर, 55 साल के बाद भी द प्लान डेवलपमेंट 3/5, कितना 3/5 ऑफ इंडियन वर्कफोर्स डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी टोटल पॉपुलेशन की 3/5 पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है एज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और उसे क्या मान रही है, मेजर सोर्स मान रही है कि यहाँ से ही हमें क्या मिलेगी, आजीविका मिलेगी। तो ओवर द ईयर the quality of employment has also deteriorated। जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की वो क्या हुई है, वो भी कम, उसके अंदर भी कमी आई है। इवन जबकि आफ्टर वर्किंग ऑफ मोर देन 10 to 20 ईयर, क्या कर रहे हैं, मोर देन 10 to 20 ईयर्स, सम वर्कर डू नॉट गेट मैटरनिटी बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुटी एंड पेंशन। क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर हैं उनको बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं दी जाती, चाहे उन्होंने वहां पर 10 से 20 साल से ज्यादा काम करते हो गए हैं, बट ये फैसिलिटीज उनको नहीं दी जा रही हैं। फिर ये कहते हैं कि एम्प्लॉय इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉय हैं गेट अ लोअर सैलरी, उनको क्या मिलती है, लोअर, मतलब कम से कम सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में, एज कंपेयर टू एम्प्लॉयज डूइंग इन सेम वर्क इन पब्लिक सेक्टर। मतलब उसी काम को पब्लिक सेक्टर में कराया जा रहा है, वहां सैलरी अच्छी है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर सैलरी क्या मिल रही है, लोगों को बहुत ही कम मिल रही है। नेक्स्ट कहते था एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर्स, जो एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर्स है इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या हो गया, इन इंडिया कैन बी स्टडीड विद द रिस्पेक्ट टू टू काइंड्स ऑफ सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर्स एंड अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर। एक तो फॉर्मल और इनफॉर्मल, या फिर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। सबसे पहले है फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, कौन सा है, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो फॉर्मल क्या है और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है, तो फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर ऑल द, सबसे पहले हम जानते हैं इसका मीनिंग, कह रहे कि ऑल द पब्लिक एंटरप्राइजेज, जितनी भी क्या हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय 10 और मोर हायर्ड वर्कर,
जो क्या करते हैं 10 या 10 से ज्यादा वर्कर को हायर करते हैं आर कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट, जिसको क्या बोला जाता है, फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, वर्कर हु वर्क इन सच एस्टेब्लिशमेंट, जो भी वर्कर यहाँ पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, आर नॉन एज फॉर्मल सेक्टर वर्कर, उसको किस नाम से जाना जाएगा, फॉर्मल सेक्टर वर्कर के नाम से जाना जाएगा। फॉर्मल वर्कर एंजॉय सोशल सिक्योरिटी, ध्यान रखना, जो भी पर्सन फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहा है उसको क्या मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेंगे। अर्न मोर देन, और ज्यादा से ज्यादा अर्न करेगा किससे, जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग। द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम, इनकी प्रोटेक्शंस कौन करती है, गवर्नमेंट प्रोटेक्शंस करती है इन वेरियस वे, बहुत सारे वे से, थ्रू इट्स लेबर लॉ, इनके लिए क्या बनाए हुए हैं, लेबर लॉज बनाए हुए, कानून बनाए हुए हैं। दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन, वे क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड यूनियन बना सकते हैं जिससे वो अपने इंटरेस्ट को सेव कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर हो गया। However, the organized sectors provide work to just 7% of the total workforce. Total workforce का केवल 7% ही क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, जहां पर क्या हो, विच हायर लेस देन 10 वर्कर, जहां 10 से कम वर्कर क्या किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर मतलब वर्कर हु वर्क इन सच एंटरप्राइजेज, जो वर्कर इन एंटरप्राइजेस के अंदर काम कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर। फॉर एग्जाम्पल फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबर है, ओनर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, ये सारे कौन है, इनफॉर्मल वर्कर हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल नॉन फार्म कैजुअल वेज लेबर, इसके अंदर वो सभी क्या किए जाते हैं, फार्म कैजुअल वेज लेबर इंक्लूड की जाती है। हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉय, जो क्या करती है, एक से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाती है, सच एज कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ठीक है। उसके बाद है कौन, हेडलोड क्या हो गया, वर्कर। नेक्स्ट क्या है, इन इंडिया ओवर 90% एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसके अंदर 90% वर्कफोर्स लगी हुई है। स्मॉल फार्म आ जाते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री आ जाती है, शॉप है, अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स हैं। इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स मेल वर्कर अकाउंट फॉर 69% ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स में वर्कफोर्स के 69% कौन है, मेल पर्सन है। Worker and enterprise in the informal sectors do not get regular income, इन persons को regular income नहीं दी जाती, न ही उन्हें कोई protections दी जाती गवर्नमेंट के द्वारा, न ही वो अपनी कोई भी यूनियन बना सकते हैं। वर्कर ऑफ दिस सेक्टर्स लिव्स इन स्लम्स, ये लोग कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं। स्लम्स का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ियां, ठीक है। एंड स्केटर्स पर्सन्स हु अनलॉफुली ऑक्युपाई एंड uninhabited buildings and unused lands, ठीक है। इनफॉर्मल सेक्टर्स यूज द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो हमेशा किसको यूज करते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। डू नॉट मेंटेन एनी अकाउंट, ना ही इसके अंदर कोई भी अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब जैसे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, इनफॉर्मल सेक्टर इन दोनों में क्या क्या है, कितना कितना इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल की बात करते हैं। देखो 30 मिलियन वर्कर आर इन फॉर्मल सेक्टर, 30 मिलियन किस में है, फॉर्मल में है, एंड रिमेनिंग 443 किसके अंदर है, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर है। फिर इट मींस ओनली 6% ऑफ पीपल्स आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर में केवल 6% कौन है, 6% पीपल्स हैं, जबकि इनफॉर्मल में कितने हैं, 94% है, कितने हैं, 94% है। अब है मेल वर्सेस फीमेल की बात करें तो फॉर्मल सेक्टर्स में आउट ऑफ 30 मिलियन में से मेल कितने, 24, और फीमेल का केवल कितना, 6 मिलियन है। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर्स में 443 है टोटल, जिसमें से 306 कौन है, मेल है, और 137 कौन है, फीमेल। इट मींस कि मोर वुमेन्स वर्क एज अ कैजुलेशन ऑफ वर्क। ध्यान रखना, जो फीमेल होती है वो मोस्टली कौन सा काम करती है, कैजुलेशन ऑफ वर्क फोर्स का, डिपेंड होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के ऊपर। क्लियर हो गया। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है।